चलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक मास्टर क्लास ली थी केई की, और केई के सारे मेथड मैंने इस क्लास में आपको एक्सप्लेन करे थे अच्छे से, और एक चार्ट भी बनवाया था। यार भाई मैं प्लीज़ यार इरिटेट होता हूँ, पढ़ाना शुरू करो एकदम सामने देखा करो बस। अब केई के सारे मेथड आपको लास्ट क्लास में मैंने एक बार में पूरे पढ़ा दिए थे, इसने अलग अलग दे रखे हैं। अब हम क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले एक बार फिर रिवीजन करते हैं। केई का पहला मेथड बताया था तुम्हें मैंने, डिविडेंड मॉडल, जो कहता है कि आप सिर्फ डिविडेंड को कॉस्ट मानो, डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। इससे थोड़ा वाइडर मेथड है, वो कहता है पूरी अर्निंग को ही कॉस्ट मानो, और फॉर्मूला बन जाएगा ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस इनटू। तो डिविडेंड मॉडल सिर्फ डिविडेंड को कॉस्ट मान रहा है, लेकिन अर्निंग मॉडल ये कह रहा है कि साला अगर कंपनी ने 15 रुपया कमाया और कंपनी ने आपको 2 रुपए का डिविडेंड दिया तो आप सिर्फ 2 रुपए को कॉस्ट मानोगे। वो 13 रुपए तुम्हारे पप्पा के थोड़ी है, वो 13 रुपए भी आज नहीं तो कल शेयर होल्डर को ही देने, तो पूरी 15 को ही कॉस्ट मानो ना, 2 रुपए को क्यों मान रहे हो। तो डिविडेंड मॉडल कहता है सिर्फ डिविडेंड को कॉस्ट मानो, अर्निंग मॉडल कहता है पूरी के पूरी अर्निंग को कॉस्ट मानो। तीसरा मॉडल है ग्रोथ मॉडल। ये मॉडल सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड मेथड है, इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी मेथड के हैं और एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है। ये मेथड कहता है कि डीपीएस अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100, ये तो डिविडेंड को ही कॉस्ट मानो तुम, लेकिन इसमें ऐड कर दो ग्रोथ। क्या ऐड कर दो? ग्रोथ मतलब क्या कि आज अगर मान लो कंपनी आपको 2 रुपए का डिविडेंड दे रही है और कंपनी की कमाई 15 रुपए है, तो 15 में से कंपनी ने आपको 2 रुपए का डिविडेंड दिया, 13 रुपया आपको नहीं दिया। तो अर्निंग मॉडल की तरह ये बेवकूफ़ी मत करो कि पूरे 15 को कॉस्ट मान लिया। जो 13 रुपए कंपनी ने आपको नहीं दिए उसको पूरे को कॉस्ट मत मानो, क्योंकि कंपनी वो 13 रुपए कहीं निवेश करेगी तो उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कल जाके तुम्हें ही डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। तो आज अगर तुम्हें 2 रुपए डिविडेंड मिला है ना, तो तुम ये मान को चलो कि तुम्हें 4 मिला है, 50% अभी ग्रोथ भी होगी इसमें, जो तुम्हें दिख नहीं रही है, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि जो हमें मिल रहा है बस वही हमारा है। ठीक है, वो कई बार कुछ मीम्स वगैरह आते हैं कि भाई जब ऊपर वाला हमें कोई चीज़ देता है, ठीक है, हमें लगता है हमें बहुत कम दिया है, फिर ऐसे पीछे हाथ छुपा रखा होता है, ठीक है, उधर वो गिफ्ट ज़्यादा बड़ा होता है और जो हमें देते हुए दिखता है वो गिफ्ट छोटा होता है। इस तरह के कुछ फोटोज़ वगैरह शेयर होते हैं कि हमें हमेशा ऊपर वाले से जो मिल रहा है उस पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे लिए बड़ा ही सोचा होता है। ठीक है, हमें दिखता है कि आज हमें इतना सही मिल रहा है, लेकिन उसने ज़्यादा सोच रखा होता है। यहाँ पे ऊपर वाला कंपनी है, कंपनी तुम्हें 2 रुपए का डिविडेंड दे रही है, तो तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ जो 2 रुपए मिल रहा है वही हमारी डिविडेंड है, वही हमारी इनकम है। बट कंपनी ने और वाइडर अप्रोच सोच रखी है, क्या कि जो 13 रुपए कंपनी ने तुम्हें नहीं दिए ना, वो 13 रुपए कंपनी कहीं निवेश कर रही है, और जहां निवेश कर रही है वहां से रिटर्न आने वाला है, वो भी तुम्हें मिलेगा आज नहीं तो कल। तो तुम आज उस ग्रोथ को भी ऐड करके चलो। तो इसीलिए ये सबसे रिकॉग्नाइज्ड मेथड है कि ये ग्रोथ को भी लेता है। तो सर फिर ग्रोथ निकलेगी कैसे? तो ग्रोथ के 3-4 फॉर्मूले भी बताए थे मैंने तुम्हें। एक तो ग्रोथ का फॉर्मूला है B इंटू आर, सबसे कॉमन फॉर्मूला। क्या? खुशी, वेयर B इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू पलक। व्हाट इज रिटेंशन रेशियो? रिवाइज करा करो घर जाके, बोल, तू बोल, रिटेंशन रेशियो मतलब, तू बोल। वेरी गुड, 100 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। क्या होता है? 100 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो मैं बीच में ब्रेक देना बहुत हानिकारक हो सकता है, अब ये गलती कभी नहीं करूंगा। बी का मतलब क्या होता है? रिटेंशन रेशियो। ठीक है, 100 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो अगर कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है 60%, तो रिटेंशन कितना है? 40। डिविडेंड दे रही है 70, तो रिटेंशन कितना है? 30। डिविडेंड दे रही है 80, तो रिटेंशन कितना है? 20। याद है ना ये? तो अगर मान लो रिटेंशन रेशियो 20% है और कंपनी की कमाने की दर है 15%, तो 20 को 15 से करना। आर का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न, और 20 को 15 से कर लो तो 15 इंटू 20% 3% आएगा। तो आपकी ग्रोथ कितनी आएगी? 3%। ऐसे ग्रोथ निकालनी। और एक ग्रोथ निकालने का तरीका मैंने बताया था, पिछले सालों के डिविडेंड दे रखे होंगे, आप उनको कंपेयर कर लेना कि उनमें कितना चेंज आ रहा है। जितना भी चेंज आ रहा है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 करना, ग्रोथ की रेट आ जाएगी। चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, मेरी तरफ देखो, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। और एक तीसरा तरीका है कि अगर आपको पिछले 3-4 साल की ग्रोथ की रेट ही दे दूं मैं आपको कि 10 है, 12 है, 15 है, तो सिर्फ का एवरेज कर लेना। एवरेज 2 तरीके से होंगे, या तो सिंपल एवरेज जिसे हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, या ज्योमेट्रिक मीन भी हम ले सकते हैं। ठीक है,
हार्मोनिक बोला था क्या मैंने? नहीं हार्मोनिक नहीं, ज्योमेट्रिक, सॉरी हार्मोनिक नहीं, ज्योमेट्रिक मीन लेना है, ज्योमेट्रिक। अगर सही कर लो वहाँ मैंने अगर लास्ट क्लास में हार्मोनिक बोल रखा हो तो ठीक है। तो कौन सा वाला लेना है आप लोगों को? ज्योमेट्रिक। अब आज हम लोग ये सारे मेथड कल बता दिए थे मैंने आप लोगों को। ये ग्रोथ मॉडल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3 हो गए। चौथा एक और बताया था, रियलाइज यील्ड मेथड। चौथा कौन सा बताया था? ये तो वही IRR है। आज अगर मैंने कोई शेयर में 100 रुपये लगाए हैं, वो शेयर से मुझे इनफ्लो मिलेगा, वो इनफ्लो की ऐसी रेट से डिस्काउंटिंग करो कि वो आउटफ्लो के बराबर आ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? रियलाइज यील्ड। तो ये भी IRR लगेगा। लेकिन इन सारे मेथड में ये मेथड सबसे अनकॉमन है, क्योंकि आप IRR का मेथड डिवेंचर में लगाते हो, प्रेफरेंस शेयर में लगाते हो, समझ में आता है, क्योंकि डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर का पैसा एक समय के बाद वापस मिलता है। इक्विटी शेयर का पैसा एक समय के बाद वापस थोड़ी मिलता है। तो आज अगर मान लो मैंने एक कंपनी में 50 रुपये लगा दिए, तो वो मेरा आउटफ्लो हो गया 50 रुपये। अब वो कंपनी मुझे 2 रुपये का डिविडेंड देती है, तो वो इनफ्लो हो गया 2 रुपये। अब वो 2 रुपये का डिविडेंड 1 साल तक देगी, 2 साल तक देगी, 3 साल तक देगी, ये थोड़ी ना पता है, जिंदगी भर देगी वो तो। हाँ, अगर मैं 2 साल के बाद शेयर बेच दूँ तो अलग बात है, लेकिन जब तक मैं शेयर बेच नहीं रहा, कंपनी मुझे मेरे 50 रुपये कभी भी वापस नहीं देगी। तो लाइफ ही नहीं पता, एन नहीं पता, एन जब एन ही नहीं पता, लाइफ ही नहीं पता, तो IRR मेथड कैसे लगाओगे? IRR मेथड में तो ये होता है कि 5 साल में पैसा आपको कितना मिलेगा, 10 साल में कितना मिलेगा, यहाँ तो यही पता नहीं है। तो इक्विटी शेयर के मुकाबले, इक्विटी शेयर के मामले में ये मेथड लगाना बेवकूफ़ी है। फिर भी इसने दे रखा है तो कर लेंगे। IRR तो एक ऐसा कंसेप्ट है जो एक बार सिखा दिया, पहले ही बोल दिया, हर बार काम आता ही रहेगा, किसी में भी लग सकता है वो तो, क्योंकि उसमें तो बस वो रेट निकाल के देनी है जिस रेट से इनफ्लो और आउटफ्लो क्या आ जाए, सेम आ जाए। और चौथा और 5वां मेथड पढ़ाया था CAPM। ये मॉडल ये कहता है, इसका फुल फॉर्म है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये मेथड कहता है कि इसका फॉर्मूला होता है RF प्लस बीटा RM माइनस RM। लॉजिक क्या था कि आप जब भी किसी कंपनी में निवेश करते हो तो वो कंपनी कम से कम इतना रिटर्न तो आपको देती ही है जो आपको रिस्क फ्री होता है। मतलब जैसे आज इंडिया में रिस्क फ्री रिटर्न है 6%। किसी भी सड़े से सड़े 3rd क्लास बैंक में भी FD करा लो, वो बैंक आपको 6% तो देगा। तो अगर मैं आपकी कंपनी में 1 लाख के शेयर ना खरीदूं और वो 1 लाख रुपए की FD करा लूं, तो 6% तो वो कंपनी मुझे दे ही रही है। तो साला जब 6% मुझे घर पे बैठे बैठे बिना कुछ करे मिल रहे हैं, तो इतना तो तुम भी दो ना मुझे। तो ये तो मेरा मिनिमम रिटर्न है जो मुझे मिलना ही चाहिए। तो RF को तो अलग ले लिया मैंने। अब जितना भी मार्केट रेट है, मार्केट अगर उस इंडस्ट्री में मार्केट 20% रिटर्न देती है तो आप भी 20 दो, लेकिन 20 में से 6 तो आपने दे ही दिए मुझे, तो 20 में से वो 6 हटा दिया। अब कितना बचा? 14। अब वो 14 कंपनी आपको तभी देगी अगर कंपनी का रिस्क फैक्टर होगा। तो वो रिस्क फैक्टर कैलकुलेट होता है बीटा से। तो अगर वो रिस्क फैक्टर जितना होगा उससे मल्टीप्लाई करके हम आपको दे देंगे। तो बीटा इज योर रिस्क फैक्टर। अब 14 को मैं मल्टीप्लाई कर, बीटा 1 हुआ तो 14 को 1 से करके पूरा 14 ही मिल जाएगा। लेकिन बीटा अगर 0.8 हुआ तो 14 को 0.8 से करूंगा तो 14 से थोड़ा कम आएगा। कितना आएगा? 14 को 0.8 से करूंगा तो 11.2 आएगा। कितना आएगा? तो मुझे 11.2 ही मिलेगा। तो 11.2 तो इधर मिलेंगे और 6 तो मुझे रिस्क फ्री मिल ही रहे थे। तो 11 और 6 कितना मिलेगा? 17। सर इस चैप्टर का नाम तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, आप मिलेगा मिलेगा क्यों बोल रहे हो? जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारा रिटर्न है, वही मेरी कॉस्ट है। तो मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर तुम्हें समझा सकता हूँ और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा सकता हूँ। ठीक है, मुझे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने में ज्यादा ईजी लगता है। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाओ, क्योंकि जो तुम्हारा रिटर्न है वही मेरी कॉस्ट, जो तुम्हारा रिटर्न है वही मेरी कॉस्ट है। यहाँ तक मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका था, याद है बराबर? ये इतना रिवीजन करने में आपको भी 10-15 मिनट ही लगेंगे। कर लिया करो प्लीज़, रिकॉल करा करो, चीज़ें एकदम ताज़ा रहती है। और मैं सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ, खासकर मैं तुम्हें टैक्स में बोल रहा हूँ, ऑडिट में बोल रहा हूँ। अभी ऑडिट जब भी तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है, ये तो सब्जेक्ट भी बहुत गंदे हैं। फिर इसमें अगर रिवीजन वगैरह नहीं करोगे ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर ये क्या, किताब धूल खाती रहती है बिल्कुल। ठीक है, मैंने तो फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप अलग अलग करके दिया था। इंटर में मुर्सा ने भी अलग अलग ही दिया था, अब दिल्ली ने भी अलग अलग दिया था। तो हमारे फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ एक लॉ ही गंदा सब्जेक्ट था, जब अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्टिंग ये हमें आती थी, और एक आता था लॉ। तो 3 तो प्रैक्टिकल थे, तो सिर्फ लॉ ही गंदा था। सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा था जो थ्योरी था हमारे में, और हमारे बैच में मुझे जितना ध्यान है 40 के अराउंड स्टूडेंट थे, वो लोग लॉ नहीं पढ़ते थे, पढ़ते ही नहीं थे, पढ़ते ही। जबकि सिर्फ एक ही थ्योरी सब्जेक्ट था,
ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो, 3 तो प्रैक्टिकल थे, तो प्रैक्टिकल तो सब पढ़ते थे, थ्योरी कोई नहीं पढ़ता था। हमारे सर समझा समझा के थक गए, भाई तुम पढ़ा करो, ठीक है। हमें लास्ट के 2-3 महीने में समझ में आ गया भाई इसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो हम 2 बच्चे पास हुए पूरी क्लास में, 40 में से 38 बच्चे फेल हुए, ठीक है। नहीं मानी उन्होंने बात, ठीक है। और मैं तो अब इतनी कोशिश करता हूँ कि जो सबसे गंदा सब्जेक्ट है उसे मैं सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ, कि तुम लोग अगर मेरे से 3 सब्जेक्ट पढ़ो ना, तो तुम्हें मैं रैंकिंग पूछूं तो तुम लॉ सबसे ऊपर रखो उसमें। इस सब्जेक्ट की इनहेरेंट लिमिटेशन है, लेकिन मैं पूरी जान डाल देता हूँ कि उसको तो अच्छा बना दे अपन, ठीक है। तो प्रॉब्लम मेरे साथ आई पढ़ते वक्त, तो तुम्हारे साथ ना आए, कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ। फाउंडेशन में भी करी थी, यहाँ पे भी कर ही रहा हूँ। लेकिन अब तुम लोग थोड़ा सा भी नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल ब्लैंक होके आओगे तो दिक्कत हो जाएगी। और ये तो इसमें तो क्या है, तो प्रैक्टिकल है, एक बार खोलो 10-15 मिनट में सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाते हैं, एक बार रिवाइज करके आ जाया करो, बस खत्म। होमवर्क जब शीट देता हूँ तभी तो क्वेश्चन करने होते हैं, बाकी तो अनसोल्ड फनसोल्ड इलस्ट्रेशन सब मैं ही यहाँ पे कराता हूँ। चलो, अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस तो देखे ही नहीं थे, यही मेथड पढ़े थे, ये मेथड पढ़ चुके हम लोग। इलस्ट्रेशन 8 तक हो चुका है, तो 9 से निकालो। एक छोटी सी चीज़ और याद रखना, आप डिविडेंड मॉडल में ये जो डिविडेंड ले रहे हो ना, डिविडेंड डीपीएस, ये करंट ईयर का ले रहे हो। कौन सा ले रहे हो? तो अगर आपको कभी ये डिविडेंड लास्ट ईयर का दे रखा हो, कौन सा दे रखा हो, तो आप उसमें ग्रोथ ऐड करके उसे करंट ईयर का बना देना। क्या ऐड करके? ये छोटी सी चीज़ याद रखना। जैसे अभी मैं तुम्हें डिविडेंड दूँ 10 रुपये, और मैंने बोला है कि ये 2012 का डिविडेंड है, और आपको केई निकालनी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी 2013 में। तब 2013 में निकालोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? डीपीएस अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100, और ग्रोथ मॉडल है तो प्लस ग्रोथ। लेकिन अब डीपीएस तो तुम्हें लास्ट ईयर का दे रखा है, तो लास्ट ईयर का इस साल बनाने में क्या दिक्कत है? 10% की ग्रोथ है, तो अगर ग्रोथ 10% है तो 10 में 10 जोड़ दो, तो इस साल का डिविडेंड कितना हो जाएगा? 11। मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दे रखी है मान लो 120, जो भी है फिर सॉल्व कर लो। तो बस एक छोटी सी चीज क्या याद रखनी है, लिख लो वहां नोट डाल के जहां पे तुमने पूरा चार्ट बनाया है कि इफ डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर इज गिवन, if dividend of last year is given, then current year dividend is equal to, then current year dividend is equal to, then current year dividend is equal to, फिर current year का dividend कैसे निकलेगा? current year dividend is equal to last year dividend plus growth rate, last year dividend plus growth rate। नाइन, कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ 1 रुपीज लास्ट ईयर। तो ये लास्ट ईयर का डिविडेंड है। कौन सा डिविडेंड है? तो लास्ट ईयर का डिविडेंड कितना है? 1 रुपया। कितना है? 1। एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, और ग्रो कितने से होगा? ये 10%। कितने से ग्रो होगा? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ मार्केट प्राइस इज 55। अगर मार्केट प्राइस कितनी है? 55 है। कितनी है? करूँ इसको? अब सुनो इधर, के का फॉर्मूला क्या है? डीपीएस अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100, और ग्रोथ है तो प्लस। अच्छा याद रखो बच्चों, ग्रोथ मॉडल के लिए बोलेगा नहीं कि के ग्रोथ मॉडल से निकालो, ग्रोथ गिवन है तो ग्रोथ मॉडल ही लगेगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, सब में सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज मेथड कौन सा है? क्योंकि डिविडेंड के साथ प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ डिविडेंड को कॉस्ट मान रहा है, अर्निंग के साथ प्रॉब्लम है कि पूरी की पूरी अर्निंग को ही कॉस्ट मान रहा है। इन दोनों का बैलेंस कहां पे हो रहा है? ग्रोथ मॉडल में। ग्रोथ मॉडल क्या कह रहा है कि जो डिविडेंड पे कर रहे हैं वो कॉस्ट है, और अब जो पैसा हमने बचा लिया रिटेंशन रेशो, उसे कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, उसे इन्वेस्ट करेंगे तो उससे कुछ रिटर्न आएगा, तो B इंटू आर, उस रिटर्न को इन्होंने ग्रोथ नाम दिया है, और वो तुम्हें आगे चल के मिलेगा, तो ये भी कॉस्ट है। तो जो तुम्हें मिल गया वो कॉस्ट है, और जो तुम्हें मिलने वाला है वो कॉस्ट है। बस इन दोनों को कॉस्ट मानो। तो इसीलिए सबसे रिकॉग्नाइज इसमें कौन सा है? ग्रोथ मॉडल। तो कुछ बोले ना बोले ग्रोथ मॉडल लगेगा। अब इधर देखो, डिविडेंड लास्ट ईयर का 1 है, तो करंट ईयर का निकालो 1 + 10% करके 1.1, और मार्केट प्राइस ले लो कितनी? 55 इंटू 100, और ग्रोथ कितनी है आपकी? 10। तो 10 को अलग लो, 1.1 अपॉन 55 करो, ये 2 और 10 12, तो 12% आपका आंसर।
एनी समस्या? क्लियर है? हाँ बेटा। नहीं, मेरे को पता था कोई ना कोई ये पूछेगा कि सर ग्रोथ 2 बार ऐड नहीं हुई। ये ग्रोथ बेटा ऐड हुई है इस साल का डिविडेंड निकालने के लिए। अगर तेरे पास इस साल का डिविडेंड होता तो तू ये प्लस नहीं करता, लेकिन तेरे पास पिछले साल का था तो तूने उसको इस साल का बनाया। और ये वाली जो ग्रोथ है तो फॉर्मूले में आती है, तो ये तो हमेशा आएगी। ये ऐड होगी कि नहीं डिपेंड करेगा क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन पे। अगर करंट ईयर का डिविडेंड ये रखा होता तो मैं सीधे ले लेता, लास्ट ईयर का डिविडेंड था तो मैंने ग्रोथ ऐड करी, तो 2 बार ऐड नहीं हुई है। क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन वैसी थी इसलिए वैसे अप्लाई किया है। समझ गए? फिर बोल रहा हूं ये प्लस जी तो हमेशा होगा। इधर ऐड करोगे कि नहीं डिपेंड करेगा कौन सा वाला डिविडेंड दे रखा है। अगर लास्ट ईयर का डिविडेंड होगा तो ग्रोथ ऐड करके उसे करंट ईयर का बनाना पड़ेगा। करंट ईयर का ही डिविडेंड होगा तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, अब ग्रोथ निकालने के मेथड है तो मैं तुम्हें लिखवा भी चुका हूं, बता भी चुका हूं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 10। मेहरा ने अल्फा लिमिटेड का शेयर परचेज किया 1000 रुपये में, तो इसका परचेज प्राइस कितना है? 1000, और उसको डिविडेंड मिला 5 साल तक एट द रेट ऑफ 10%। उसको डिविडेंड मिला। तुम लोग यार क्या हो गया? इतनी देर से बुक ही नहीं थी। ना दयालु है तू यार। और कोई है जिनके पास बुक नहीं है? बेटा यहाँ है? हाँ, 1000 का डिविडेंड है, अरे 1000 का प्राइस है और कंपनी डिविडेंड देती है 10%। एंड ऑफ 5th ईयर, 5 साल बाद मैंने ये शेयर 1128 रुपये में बेच दिया, तो इसका डीपीएस तो कितना आएगा? 10%। तो 10% कितना होता है 1000 का? 100। अभी कुछ गिवन नहीं है तो मैं इसकी फेस वैल्यू 1000 ही मान रहा हूँ। नहीं तो अगर ये बोलता फेस वैल्यू 100 है तो मैं फिर 100 पे लगाता, क्योंकि ये रूल मत भूल जाना, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे देते हैं। किस पे देते हैं? नहीं था तो 1000 ही अभी इसकी फेस वैल्यू मानिए, ठीक है। अब इसका सेलिंग प्राइस जो मैंने इसको सेल किया वो कितने में किया? 1128। कितने में किया? और इसके नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? अब सुनो, इसको करना है रियलाइज यील्ड से। किससे करना है? 5 मेथड बताए थे, डिविडेंड मॉडल, अर्निंग मॉडल, ग्रोथ मॉडल, और चौथे नंबर पे आता है रियलाइज यील्ड। ये कहता है कि वो रेट निकालो जिस रेट से मेरा इनफ्लो और आउटफ्लो सेम। इसका मतलब देखो, मतलब इसका रियलाइज्ड जो आ गया, यील्ड मतलब रिटर्न, तो जो रिटर्न मैंने उस शेयर से कमा लिया। तो कितना कमा लिया? ऐसी रेट जिससे जो लगाया था, अगर उसकी डिस्काउंटिंग करूं, जो मिला है उसकी डिस्काउंटिंग करूं, अगर वो लगाने के बराबर हो गया तो ये मैंने रियलाइज कर लिया, ठीक है। वही रेट को IRR बोलते हैं। तो बच्चों अब इसमें IRR निकलेगी। अब यहाँ देखो, अगर मैं इसमें कैश इनफ्लो देखूं 1 2 3 4 और 5, तो पहले साल में तो मिलेंगे 100 और लास्ट ईयर में वो 1128 भी मिल जाएंगे क्योंकि उसमें बेच दिया मैंने। तो 1128 में 100 और जोड़ दो, ठीक है। अब ऐसी रेट से करूं कि जो प्लस करूं तो 1000 से ज़्यादा आए, और एक ऐसी रेट जिससे 1000 से कम आए, उसी को बोलते हैं फिर दोनों का एवरेज एक तरीके से। तो IRR आ जाए। एवरेज मतलब वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, लोएस्ट रेट प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P1 माइनस P2। अब क्या ले? पहली रेट 10 ही ले ले पहले, फेवरेट। तो पहले लूंगा मैं प्रेजेंट वैल्यू एट दी रेट 10%। अब अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 1/1 प्लस R करो तो पहले साल में आएगा 909। अब तुम लोग इनको मल्टीप्लाई करके मुझे फाइनल आंसर बता दो, और हाथ स्पीड से चलाओ प्लीज। 1079 पक्का? 10 श्योर है ना?
बस 2 जनों ने कर लिया हो तो बस अब रुक जाना। अब मेरी बात सुनो, 1079 में से अगर मैं 1000 माइनस करूंगा तो 79 प्लस का आएगा। अल्लाह, एक ऐसी रेट मिल गई जिससे आंसर ज्यादा आ रहा है। अब एक ऐसी रेट जिससे आंसर, तो दिव्यांशी तो रेट क्या लेनी पड़ेगी? रेट जितनी ज्यादा लूंगा इनफ्लो उतना छोटा आएगा। क्या करूं? 79 का फर्क है, 13 ले लूं, 13 में हो जाना चाहिए काम। 12 लूं, कितना आ रहा है? अगर 12 में 1000 ही आ गया तुम्हारा तो रेट ही आ गई। फिर तो 2 रेट लेने की, क्योंकि 1000 का मतलब क्या हो गया? इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर आ गए, तो 12 ही ले लो फिर। और फिर 12 लेके फिर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 12 लेने के बाद फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 12 लेते ही मेरी 1000 आ गई आंसर। तो मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हारी किस्मत अच्छी रही, तुम्हारा कोई तुक्का ऐसा बैठ गया कि तुमने पहली बार में कोई ऐसी रेट ले ली जिससे इनफ्लो आउटफ्लो ज्यादा नहीं आया, बराबर ही आ गया, तो फिर वही IRR है। कंसेप्ट समझना, फिर तुम्हें कोई फॉर्मूला IRR का लगाने की जरूरत नहीं। सुन रहा है भाई मेरे लाल? वो सुन रहा है तू? क्या लिए इसने? तो अंतर्यामी है भाई, इनको तो सब पता है। तो इन्होंने तो सीधी क्या ली? 12। और देखो ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, पैराग्राफ बहुत अच्छा लगता है ये जो लिखते हैं ना ये लोग। We know that as per realized yield, cost of equity is equal to rate of return. It is important to calculate IRR by trial and error method. हाँ, उसी से करते हैं हम लोग। And this realized yield is discounted rate, जिससे हमारा present value of dividend जो past year में मिला है वो sale value के बराबर है। The discount rate which equivalent these two is 12%. तुम्हारी SS पहले पूरा IRR के बारे में लिख दिया और बोला वो रेट जिससे ये दोनों बराबर आएंगे वो रेट 12% है, ये इसको पता है। ठीक है, तो तुम ऐसे लिख विक नहीं सकते, हमें थोड़ी पता है वो 12 है। तो हमारा 10 के बाद तुक्का 12 बैठ गया। ठीक है, तो 12 से करने पे इसकी एग्जैक्ट 1000 आ रही है। कितनी आ रही है? 1000। तो सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत? क्लियर है? सर हमें एग्जाम में कैसे करना है? आपने 10 ली, अब फिर आप में से कुछ बच्चों ने सीधे ही 12 ले ली। 12 लेते ही 1000 आ गया। तो आपने जैसे ये पैराग्राफ लिखा है अपनी लैंग्वेज में लिख के आना कि एज when we take 12% discounting rate, present value of inflow। अबे भाई हो तो इधर ध्यान दे। when we take 12% discounting rate, present value of inflow will exactly equal to present value of outflow, hence realized yield of this share is 12%। फिर तुम जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो उसे नीचे 1000 दिख ही रहा है, तो बस जो तुमने लिखा है वो तुम्हारी लैंग्वेज में भी दिखना चाहिए और बस वो आंसर है तुम्हारा। लेकिन अब तुम में से कुछ बच्चों ने यहाँ 13 लिया होता तो फिर उसकी तो आती नहीं, तो फिर वो IRR का फॉर्मूला लगाता 12 और 13 के बीच में, तो फिर उसका आंसर भी कितना आता? 12 आता है। सॉरी 10 और 13 लेता हो, लोएस्ट रेट 10 लेता और हाईएस्ट रेट। ठीक है, इतने क्वेश्चन अब तुम लोगों ने IRR के कर लिया, बिल्कुल परफेक्शन आ जाना चाहिए तुम लोगों को। और अभी तो सिर्फ दूसरा चैप्टर चल रहा है, अभी तो और देखना कितने चैप्टरों में IRR काम आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, बहुत बड़े क्वेश्चन है। वो पॉज कर ले भाई। हाँ ओ होने क्या? अच्छा ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क लगा लो, बहुत बड़े क्वेश्चन है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय रियलाइज यील्ड अप्रोच। आपको इसको सॉल्व करना है किससे? वही रियलाइज यील्ड से। लेकिन ये रियलाइज यील्ड से सॉल्व हो नहीं सकता। प्रॉब्लम अभी क्वेश्चन में हमें ये बोला गया था, देखो ये रियलाइज यील्ड से सॉल्व करना है ऐसा बोला है। इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने लिख ली, डिविडेंड 1 1 1 1 ये डिविडेंड है। डिविडेंड हर बार अलग अलग मिल रहा है, मिल सकता है अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे प्राइस बोला है, बिगनिंग में इतनी, इसमें इतनी, इसमें इतनी, इसमें इतनी, इसमें इतनी, और क्वेश्चन खत्म कर दिया। ठीक है, तो इसने ये तो बोला ही नहीं कि ये शेयर मैंने कितने साल होल्ड करा, 1 साल, 2 साल, 3 साल।
तो रियलाइज यील्ड से कैसे करूंगा इसको? तो मैं क्या करूंगा, इसकी एक्चुअल यील्ड निकालूंगा कि इस शेयर को अगर मैं 1 साल बाद बेचता तो कितने कमाता, 2 साल बाद बेचता तो कितने कमाता, 3 साल बाद बेचता तो कितने कमाता, 4 साल बाद बेचता तो कितने कमाता, और उसके बाद उसका सिंपल एवरेज कर लूंगा, वही रियलाइज यील्ड होगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। फिर सुन लेना, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ठीक है, लेकिन अभी तुम लोग जब खुद से पढ़ने बैठोगे तब तुम्हें डाउट आएगा कि ये सर रियलाइज यील्ड से तो करा ही नहीं, रियलाइज यील्ड में तो 2 रेट निकालते अपन, पहले भी तो करा इसको, ठीक है, इसमें तो कोई 2 निकल ही नहीं सकती। आपने मुझे रॉ डेटा दे दिया, रॉ डेटा कि 5 साल का इस शेयर का डिविडेंड इतना है, 5 साल का प्राइस इतना है। अबे ये तो बताओ ये शेयर मैंने होल्ड कितने साल किया, 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया। जब तक ये नहीं पता चलेगा कि ये शेयर को मैंने कितने साल अपने पास रखा, ये कैसे पता चलेगा कि मैंने इससे रियलाइज कितनी यील्ड करी, कितनी यील्ड रियलाइज करी, ये कैसे पता चलेगा? तो मैं इसको एक असम्पशन से सॉल्व करूंगा कि अगर मैं ईयर 1 पे खड़ा हूं, अगर मैं इसे ईयर 2 पे बेच देता तो कितना रियलाइज होता, ईयर 3 पे बेच देता तो कितना होता, ईयर 4 पे, ईयर 5 पे, फिर जितना भी रियलाइज होता उन सबका एक रफ एवरेज निकाल लूंगा, वही मेरा रियलाइज यील्ड होगा ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि इसमें मेथड चेंज हो गया, इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया। समझिए बराबर? चलो देखो, पहले ईयर 1 के बिगनिंग में है, ये बिगनिंग में, तो बिगनिंग में ये चीज़ कितने रुपए की है, 9 रुपये, और एंड में कितने की हो गई, क्योंकि ये अगले साल का बिगनिंग है तो पहले साल का एंड हो गया ये। जैसे ये 1 ईयर का बिगनिंग है और ये 2 ईयर का बिगनिंग है, तो क्या ये 1 ईयर का एंड हो गया, और ये 2nd ईयर का एंड हो गया, ये 3rd ईयर का एंड, और ये तो मैं इस 5th ईयर का बिगनिंग है, ये सब बिगनिंग है, तो 5th ईयर का बिगनिंग माने 4th ईयर का एंड, ऐसे ही हुआ 4th ईयर का एंड। तो अब मैंने 4 सालों में इसमें कितना कमाया, 5 साल में तो कमा ही नहीं सकता क्योंकि 5th ईयर के बिगनिंग में तो बेच ही दिया मैंने, तो मैं 5th ईयर के बिगनिंग तक कमाऊंगा, मतलब 4 ईयर के एंड तक कमाऊंगा। तो 1 ईयर से शुरू करूंगा, 4 ईयर पे खत्म होगा, 5th ईयर को तो कंसीडर ही मत करना। अब देखो मैंने इस पे कितना कमाया होगा, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। थोड़ा अच्छा समय लेंगे इस क्वेश्चन में, प्लीज ध्यान देना। देखो पहले ये डिविडेंड मुझे मिलेगा 1 साल बाद, तो कितना मिलेगा, 1 रुपये। फिर अगर मान लो ये शेयर को मैं अगले साल बेच दूं तो मुझे ये 9.75 वापस मिल जाएंगे, क्योंकि उस समय प्राइस कितनी होगी, लेकिन इसमें मैंने लगाए कितने हैं, 9 रुपये, तो डिवाइड बाय 9, तो मेरा रिटर्न आ जाएगा। कितना आया देखो, 1.194। ठीक है, इसको पहले बुक के तरीके से करा रहा हूँ, फिर मैं मेरे भी एक तरीके से कराऊंगा इसको, ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा, पहले देखना बराबर। अब तीसरे साल में तो क्या होगा, दूसरे साल में मुझे ये डिविडेंड मिलेगा, एक तो कितना 1, और बेचूंगा तो ये प्राइस मिलेगी 11.5, लेकिन उससे पहले प्राइस ये थी, तो इस पे मैंने इतना रिटर्न कमाया। अगर मैं इसे अगले साल बेचूंगा तो 1.282, उसके अगले साल बेचूंगा तो 1.2 का डिविडेंड मिलेगा, बिकेगा 11 में, लेकिन उसके पहले प्राइस तो ये थी, तो इतने पे कमाया 1.06, 0 क्या लिखूं। अब फिर अगले साल में डिविडेंड कितना मिलेगा, 1.25। 5th ईयर में तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 5th ईयर का तो बिगनिंग का डिविडेंड देते, तो 5th ईयर के एंड में मिलेगा। डिविडेंड हमेशा ईयर एंड पे मिलता है, बिगनिंग में थोड़ी मिलता है, तो ये एंड में मिलेगा, ये मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि आगे का डेटा नहीं है। अब इसको बेच दूंगा तो कितने में बिकेगा ये, 1.25 के साथ 10.6, लेकिन उसके पहले प्राइस कितनी थी, 11, 0.7। ठीक है, ये इसका एक एवरेज रिटर्न आया। अगर मैं इसको अभी बेचूं, उसके बाद बेचूं, उसके बाद बेचूं, उसके बाद बेचूं। अब नॉर्मली जब भी ऐसे 3-4 साल का डेटा होता है, 5 साल का होता है, तो हम उसको अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन से सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने पिछले साल स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन किसी चीज़ का कैसे निकलता है, जैसे 5 है, 10 है, 15 है और 20 है। एवरेज लेना है तो डिवाइड बाय 4 कर लो, तो एवरेज आ जाएगा। तो कितना आएगा एवरेज, यार पूरी तो कैलकुलेटर ही है यार, गजब। कितना आएगा, 12.5। अब ये सिंपल एवरेज हुआ इसका, और बड़े नाम में बोलूँ तो अर्थमेटिक मीन। अच्छा, हमारी भाषा में समझने के लिए तो क्या हुआ, ये सिंपल एवरेज क्या हुआ, ये कि
कि एक टेस्ट दिया 4 बच्चों ने, एक के 5 आए, एक के 10 आए, एक के 15, एक के 20 आए, तो एवरेज मार्क्स कितने आए, सबको प्लस कर दिया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, 12.5। तो ये इसका एवरेज मार्क्स या अर्थमेटिक मीन। अब अगर आपने थोड़ी स्टेटिस्टिक्स पिछले साल पढ़ी है तो बता बेटा चुन्नू, अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता इसका तो फॉर्मूला क्या बनता, यही डेटा होता। बुक में मत देखना, बहुत मारूंगा। बोल अपूर्व अग्निहोत्री। ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बन जाता 5 × 10 × 15 × 20, ठीक है। और क्योंकि 4 ईयर है तो 1/4 यही बनता। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, करो 30,000, 30, ये तो 15 बोल रहे हैं, 15,000 आएगा। अब क्योंकि 1/4 है तो रूट 2 बार कर दो। हाँ यही तो होगा। डर्टी पावर लगती, लेकिन ये तो अगर 4 है तो डर्टी पावर की स्टेप फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे हो जाएगा, डबल रूट से हो जाएगा ना। अब दिल्ली सर ने बताई होगी ना ये बात, तुम्हें नहीं बताई क्या? चलो मैं बता देता हूँ। 11 पॉइंट। ये क्या होता है कि डर्टी पावर तुम लोग तब लगाया करो जैसे अभी 1/2 होता तो रूट हो जाता, 4 होता तो रूट हो जाएगा, अब 1/5 होता तो फिर डर्टी पावर है, ठीक है। ऑड नंबर होते हैं ना, वो होती है डर्टी पावर। इवन नंबर में रूट से भी हो जाता है सॉल्व, ठीक है। 16 होता तो भी हो जाता, फिर 4 बार दब जाता, ठीक है। लेकिन अभी 17 होता तो फिर नहीं होता, तो इसीलिए फिर वहाँ डर्टी पावर के रूल है। वो डर्टी पावर की वो 5 स्टेप जो तुम्हें बताई थी, क्या? पहले 12 बार रूट दबाओ, फिर -1 करो, फिर जो डिजिट है उससे डिवाइड करो, फिर +1 करो, फिर इनटू इक्वल टू दबाओ 12 बार, इनटू इक्वल टू कितनी बार? 12 बार। ये याद है, ये काम आता रहेगा। तो ये ज्योमेट्रिक मीन से करा तो कितना आया तुम्हारा? 11.06। और अरिथमेटिक मीन से कितना आया? अब नवलीन मुझे बता, जितना तुमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है उसके हिसाब से इन दोनों में से अच्छा कौन सा माना जाता है? अर्थमेटिक मीन होता है। जो ये सिंपल एवरेज होता है ये इजी होता है, अच्छा ज्योमेट्रिक मीन माना जाता है। तू बता परमेश, ज्योमेट्रिक मीन क्यों अच्छा माना जाता है? सर क्योंकि ये एक्यूरेट एवरेज बताता है, इसमें बहुत अगर वेरिएशंस भी होते हैं तो भी वो सिर्फ मिड फिगर बता देता है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस भी होते हैं तो ये सिर्फ मिड फिगर बता देता है, और ये काफ़ी हद तक एक्यूरेट एवरेज बताता है। लेकिन तुमने ये पढ़ा होगा कि चलन में यही काम आता है, सिंपल है कि। और मैं अपनी क्लास में अक्सर बोलता हूँ कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अरिथमेटिक मीन का पूरी दुनिया में पर कैपिटा इनकम। हम पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। अरिथमेटिक मीन का सबसे भद्दा एग्जाम्पल है। और हम इस पर कैपिटा इनकम को किसी भी देश का ग्रोथ का और उसका इंडिकेटर मानते हैं, जबकि इससे घटिया कुछ एवरेज नहीं हो सकता। कि अगर हमारे देश में 100 लोग रहते हैं और सबने मिलकर 50 लाख रुपए कमाए हैं, तो मैंने 50 लाख को 100 से डिवाइड कर दिया, तो एक एक जने ने कितने कमाए? 50,000 रुपए कमाए। यही हुआ, कितने कमाए एक एक जने ने? जबकि ये सही है। इस 50 लाख में किसी ने तो 25 लाख कमाए होंगे अंबानी जी ने, किसी ने 2 लाख भी कमाए होंगे, और किसी ने सिर्फ 10,000 कमाए होंगे, और किसी ने 100 रुपए भी कमाए होंगे। लेकिन तुमने टैग क्या दे दिया उस देश को कि उस देश का हर व्यक्ति कितने कमाता है? हिंदी में बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, माय फुट, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है? अरिथमेटिक मीन से। जबकि ये एक गंदा एवरेज है, तो अरिथमेटिक मीन कभी अच्छा एवरेज हो ही नहीं सकता, बट सिंप्लिसिटी की वजह से हम इसको यूज करते। अब यहाँ पे तो हमारे पास कैलकुलेटर भी अलाउड है, फिगर भी अलाउड है, तो हम इसमें ज्योमेट्रिक मीन से करेंगे। अब वहाँ ज्योमेट्रिक मीन का तुम फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो 1.194 इंटू 1.282 इंटू 1.06 इंटू 1.077, और यहाँ भी 4 है तो 1/4 कर लेना। यहाँ डर्टी पावर नहीं लगानी पड़ेगी, 4 है क्योंकि। इनको सबको मल्टीप्लाई करो भाई, सबको मल्टीप्लाई करो और 2 बार रूट कर दो फिर, क्योंकि 1 अब -1 कर दो। क्यों कर रहे हैं बता रहा हूँ अभी।
तो 14.9 आ गया, 15 हो गया मतलब 14.9, तो कितना आया आपका 15 आ रहा है। अब इसका एक बार सिंपल एवरेज भी करो, इन सबको प्लस करो, सबको प्लस करो और डिवाइड बाय 4 करो। 1. सबको डिवाइड बाय 4 करके बता रहे हो। अब -1 भी कर दो। -1 क्यों करवा रहा हूँ वो भी बताऊंगा। परसेंटेज में चाहिए, इंटू 100 तो कर ही देना है ना। अगर मैं इनको यहीं पे इंटू 100 कर देता तो यहीं से परसेंटेज में निकलती, फिर बाद में नहीं करना पड़ता, मैंने यहाँ नहीं करा। अब -1 का लॉजिक समझ लो। वैसे ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला तो यही होता है। -1 क्यों करा? क्योंकि इन सब में 1 रुपया एक्स्ट्रा है। मेरा रिटर्न 1 रुपया थोड़ी है, क्योंकि अगर मैंने 9 की चीज 9.75 में बेची है तो मेरा रिटर्न तो 75 ही है। तो आप यहाँ पे 0.75 ही लेते, तो फिर सीधा आपका आंसर क्या आता? करो, अगर मैं यहाँ 0.75 लेता तो ये 19.4 आता, फिर 1.194 आता, सॉरी 1 नहीं आता उसमें। आप 1 में 0.75 प्लस करके 9 से डिवाइड करते, कितना आता? यही आता, 1 नहीं आता ना फिर। तो 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने जो लगाया है उसको भी मैं रिटर्न में ले रहा हूं, जबकि मुझे नेट इंक्रीज लेना चाहिए। अगर मैं 9.75 में से 9 हटा के सीधे 75 ही लेता तो अपने आप इन सब में 1 आता ही नहीं। 1 आता नहीं तो बाद में हटाना भी नहीं पड़ता। अब ये आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते थे। अगर ये आपकी बुक में ये सॉल्यूशन नहीं दे रखा होता, मैं डायरेक्ट करवाता, तो मैं इस तरीके से करवाता कि मैं 9.75 में से 9 हटा देता, मैं सिर्फ नेट गेन लेता। इधर भी मैं क्या लेता? नेट गेन। इधर भी क्या लेता? नेट गेन ही लेना चाहिए। आप अगर आपने किसी शेयर में 9 रुपए लगाए और उस शेयर से आपको 12 रुपए मिले, तो मिले तो 3 ही रुपए हैं, आप पूरे 12 रुपए को गेन मान रहे हो। ठीक है, आप डिविडेंड को पूरा ले रहे हो, समझ में आ रहा है। इसको क्यों पूरा ले रहे हो? ये तो दोनों प्राइसों का डिफरेंस लो, लेकिन आपने तो पूरी प्राइस ही ले ली। इस चक्कर में वो 1 रुपीज उसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो 1 हमने हटा दिया, ताकि हमें सिर्फ ग्रोथ पता चले, गेन पता, जो हमने मूल लगाया है वो भी इसमें इंक्लूड है। इसीलिए 1 क्या करा मैंने? माइनस करा। हाँ, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये ज्योमेट्रिक मीन का कुछ नया नहीं पड़ा, ये फॉर्मूला वही है जो अभी मेरे को शुभी ने बोला, नवली ने बोला, वही फॉर्मूला है। क्या होता है? सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 1/n कर देते हैं, बस वही करा है मैंने। बस -1 क्यों करा उसका लॉजिक मैंने तुम्हें समझा दिया। और इसको अभी तुमने अर्थमेटिक मीन से भी करा तो कितना आया? 15.325 आया, थोड़ा सा ज़्यादा आया। ठीक है, करना किससे है? ज्योमेट्रिक मीन से। आपकी बुक ज्योमेट्रिक मीन को प्रेफरेंस देती है। 1-2 क्वेश्चन और आएंगे, वो भी ये किससे करेगा? ज्योमेट्रिक मीन से। धन्यवाद, बंद कर दो भाई।